नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कटौतक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, केमिस्ट्री के 11th स्टैंडर्ड की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी हम लोगों की, जिसमें हम लोग प्रीवियस पेपर स्टार्ट करवा रहे थे, वो हम लोग करवा रहे हैं और मैंने शायद 15 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं, कुछ क्वेश्चन आज जाएंगे, कुछ क्वेश्चन कल या परसों जब भी क्लास लगेगी तब हो जाएंगे। तो 1 या 2 दिन में इसको कंप्लीट करवा के हम नेक्स्ट पेपर उठाएंगे, फिर आफ्टर दैट हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 15 के आसपास तक कंप्लीट हो गए थे। ये हो गया था। इसके बाद द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करना था हमारे को। क्वेश्चन ये है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ CA3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम फॉस्फेट की बात कर रहा है, इन वाटर इज x। सॉल्युबिलिटी दे रखी है x मोल पर लीटर। बेसिकली सॉल्युबिलिटी इज जस्ट लाइक अ मोलरिटी, बट थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, सॉल्युबिलिटी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, मतलब संतृप्त विलयन की मापी जाती है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। x मोल पर लीटर है, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विलेयता गुणांक। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेता हूं मैं कि कैल्शियम फॉस्फेट की जल में विलेयता x मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूं कि विलेयता गुणनफल या विलेयता या सॉल्युबिलिटी जैसे शब्द जो होते हैं उसको हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक शब्द आएगा, देखिए मैंने लिखा संतृप्त विलयन की मोलरता या सांद्रता। संतृप्त विलयन की जो सांद्रता होती है ना, संतृप्त विलयन की सांद्रता ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग, इसमें तो x दे रखा है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम विलेयता को किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में अगर मैं इसकी डेफिनेशन को लिखूं तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर एक वर्ड आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, डिनोट करते हैं हम लोग इससे, किससे, ऐसे डिनोट करते हैं। अब है ना सांद्र, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि सांद्रता और विलेयता में जनरली कोई अंतर नहीं है, बस फर्क है कि यहाँ संतृप्त विलयन आ जाता है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है। अदरवाइज मोलरिटी या कंसंट्रेशन या सांद्रता, मोलरता, विलेयता शब्द ये नॉर्मल एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखिएगा निकालते कैसे इसको। सपोज करें मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं पहले सारे एग्जांपल्स कुछ करवा दूंगा, फिर मैं लास्ट में जाकर ट्रिक बता दूंगा ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अभी पहले एक बार पूरा मेथड देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। हमको दे रखा है AgCl का संतृप्त विलयन दिया हुआ है। AgCl का संतृप्त विलयन दिया हुआ है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl दिया हुआ है। अब AgCl की बात करें, AgCl पहले सॉलिड स्टेट में होगा। इसको मैंने जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद Ag जो होगा वो Ag प्लस आयन बनाएगा और जो Cl होगा वो Cl माइनस आयन बनाएगा। यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की या संतृप्त विलयन की बात चल रही है। T बराबर 0, T बराबर 0 क्या होता है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, T बराबर 0 एक ऐसा समय होता है जिसमें सिर्फ अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता। या यूं समझ लीजिए कि अभिक्रिया जब तक स्टार्ट नहीं हो तब तक वो T बराबर 0 है। अगर आपने किसी अभिक्रिया को 3 बजे चालू किया, ठीक है, तो वो आपके लिए T बराबर 0 है। अगर कोई बंदा 5 बजे से चालू कर रहा है तो वो उसके लिए T बराबर 0 है। T बराबर 0 का मतलब होता है ऐसा समय जिसमें अभिकारक जो है वो पूरी तरीके से होता है, उत्पाद पूरी तरीके से नहीं होता है। या यूं समझ लीजिए कि उत्पाद की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी सांद्रता C मान लेता हूं, ये थोड़ी देर में 0 होंगे, ये भी थोड़ी देर के लिए 0 होंगे, क्योंकि T बराबर 0 में उत्पाद की सांद्रता जो होती है या कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर थोड़ा समय बीतेगा, समय बीतने के बाद धीरे धीरे जो होगा, धीरे धीरे अभिक्रिया होना स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी, और अभिकारक जो होगा ना वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, उत्पाद में। तो अब जैसे जैसे अभिकारक डाउन होता जाएगा वैसे वैसे उत्पाद बनता जाएगा। तो क्या बनेगा, तो मैं मान लेता हूं C में से S कम हो गया। ठीक है, S कम हो गया तो यहां पर बनेगा कितना, S। क्यों S बनेगा, आप देखिएगा यहाँ पर गुणांक जो है या जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो 1 है, और यहाँ पर भी कितना बनेगा, S। ठीक है, यहां भी S बन गया, यहां भी S बन गया। अब एक शब्द आता है, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं विलेयता गुणनफल। ये विलेयता गुणनफल क्या है, विलेयता गुणनफल सीधी सी बात है KSP। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये KSP जो होता है संतृप्त विलयन का होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का होगा। तो KSP बराबर होता क्या है, उत्पाद की सांद्रता
ये होती है उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल होता है, यानी Ag प्लस की सांद्रता और Cl माइनस की सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो Ksp बराबर Ag प्लस की सांद्रता या कंसंट्रेशन कितनी है, संतृप्त, अभी मैंने क्या बताया, संतृप्त विलयन की सांद्रता को ही विलेयता कहते हैं, संतृप्त विलयन की सांद्रता को ही विलेयता कहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो अभी देखो मैं संतृप्त विलयन लिखा हुआ हूं, तो जो मेरी सांद्रता होगी वही विलेयता होगी, तो यहाँ पर सांद्रता ही विलेयता कहलाएगी, तो S लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने S लिख दिया। तो Ksp का जो मान आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, S का स्क्वायर, ठीक है। यानी इस रिलेशन यहाँ पर Ksp का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या विलेयता गुणनफल, और S का मतलब होता है विलेयता। तो AgCl के लिए Ksp और S स्क्वायर में इस तरीके का संबंध आएगा। अब एक काम करते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज करें आप लोगों के पास एक एग्जांपल दिया हुआ है CaCl2 दिया हुआ है, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया। मैं मान लेता हूं कि ये ठोस अवस्था में है, पानी में डिसॉल्व करने पर ये क्या बनाएगा, Ca+2 बनाएगा और 2Cl- बनाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये अभिक्रिया संतृप्त विलयन को प्राप्त कर चुकी है, संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्राप्त कर चुकी है, और संतृप्त विलयन की सांद्रता ही मेरे पास क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, मैं 5-7 एग्जांपल कराऊंगा तो आपको इजीली में समझ में आने लग जाएगा कि हो क्या है एक्चुअली में। t बराबर 0 की अगर मैं बात करूं तो t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता C होगी। मैंने अभी बताया t बराबर 0 एक ऐसी सांद्रता होती है, ऐसा समय होता है, t बराबर 0 एक ऐसा समय होता है जिसमें अभिकारक तो होता है जबकि उत्पाद नहीं होता। तो t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता C हो गई, उत्पाद की सांद्रता 0 हो गई, इस उत्पाद की सांद्रता भी 0 हो गई। थोड़ा समय बीतेगा, t बराबर t टाइम आएगा, t बराबर t टाइम का मतलब था संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही सांद्रता जो मतलब संतृप्त विलयन की सांद्रता ही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो यहाँ पर हो क्या आ जाएगा, C में से मैंने S तोड़ दिया, यहाँ पर C भी सांद्रता है और S भी सांद्रता है, लेकिन S में इसलिए डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि विलयन मेरा संतृप्त है, सैचुरेटेड है। इसके बाद यहाँ पर भी क्या आएगा, मेरे पास S आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, बट अगर आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2S बनेगा। जितना आगे मल्टीप्लाई होता है वो उतना ही बनता है। अगर यहाँ पर 2s है तो यहाँ पर 2s बन जाएगा, यहाँ पर 3s होता तो 3s बन जाता। अब Ksp बराबर क्या आएगा, तो Ksp बराबर क्या बताया था, उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल। तो यहाँ पर आएगा Ca+2, फिर आएगा Cl-1। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो आगे मल्टीप्लाई होता है उसकी पावर में चला जाता है, आगे मल्टीप्लाई पावर में चला जाता है। तो अब मेरे पास जो Ksp आएगा वो कितना आएगा, Ksp Ca+2 की सांद्रता है, विलेयता कितनी है S, और 2Cl मतलब इसकी कितनी है, Cl- की 2S, लेकिन आगे स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास S, यहाँ पर आएगा मेरे पास 4S स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा 4S क्यूब। यानी इस कंपाउंड के लिए Ksp का मान जो होता है वो कितना होगा, 4S क्यूब। इसका मतलब ये भी अलग अलग कंपाउंड के लिए, अलग अलग यौगिकों के लिए Ksp का मान भी अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आया Ksp बराबर 4S क्यूब। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखिए विलेयता वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये विलेयता वाला टॉपिक। एक एग्जांपल की ओर बात करते हैं। सपोज करें मेरे पास AlCl3 लिखा हुआ है, ये सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया और मेरे पास मान लेते हैं संतृप्त विलयन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, संतृप्त विलयन दिया हुआ है। देखते हैं क्या होगा। AlCl3 जो होगा इसको हम लोग तोड़ेंगे किसके अंदर, Al+3 में, प्लस किस में टूटेगा, 3Cl- में टूटेगा। t बराबर 0 पर यदि बात करूं, इसकी सांद्रता C होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी। थोड़ा समय बीतेगा, t बराबर t समय आएगा, C में से कितना टूटेगा, S टूटेगा। यहाँ कितना बनेगा S, क्योंकि एक ही लिखा हुआ है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, तो ये बनेगा 3S। कितना बनेगा, 3S। अब अगर मैं इसके Ksp की बात करूं तो Ksp बराबर, बताइए क्या लिखेंगे हम, उत्पाद की सांद्रता कौन कौन सी थी, Al+3 की सांद्रता, फिर आएगी Cl-1 की सांद्रता का क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो यहाँ से Ksp बराबर Al+3 की सांद्रता कितनी है, S है, और Cl- की सांद्रता कितनी है, 3S है, और इसका भी क्या कर रखा आपने, क्यूब कर रखा है। समझ गया मेरी बात। Al+3 की सांद्रता S है, 3Cl- 3S है, तो ये हो जाएगा मेरे पास S, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27S क्यूब, और यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 27S4 Ksp बराबर। ठीक है भाई, 3 गुणा 3 तो 3 3 9 हो गया, 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया Ksp बराबर 27S4। इस तरीके से हम लोग AlCl3 के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप लोगों के पास यही कंपाउंड दिया हुआ है, जो आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है CA3, यहाँ दिया हुआ है मेरे पास PO4,
यहाँ दिया हुआ है 2, इसको मैं तोड़ूंगा, किस में टूटेगा, देखिए जैसे ये ठोस अवस्था में मान लेते हैं, इसको हम लोग तोड़ेंगे जब पानी में घोल दिया मैंने इसको, अब टूटेगा कैसे, तो CA3, यहाँ आएगा मेरे पास PA4, यहाँ आएगा मेरे पास 2, इसको मैंने तोड़ दिया, टूटेगा कैसे, 3Ca+2 प्लस आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा 2PO4 - 3, इस तरीके से टूटेगा कंपाउंड, जो नीचे होता है ये आगे आ जाता है, ये नीचे होगा आगे आ जाएगा। T बराबर 0 पर अगेन इसकी सांद्रता C मान लेते हैं, इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, थोड़ा समय बीतेगा, C में से S निकलेगा, कितना निकलेगा, C में से S, यहाँ पर कितना पहुंचेगा, ये बोलो 3S पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर S लिखा हुआ है, मतलब 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर बात करेंगे तो कितना पहुंचेगा, 2S लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जितना मल्टीप्लाई होता है वो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो यहाँ पर जो 3S है यहाँ पर कितना है, 2S है। अब KSP का मान कितना आएगा, KSP बराबर लिखेगा, क्या लिखेंगे, CA+2 की पावर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, PO4 की पावर -3 का होल स्क्वायर, CA+2 की पावर क्यूब, PO4 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, CA+2, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3, यहाँ आएगा S, यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्यूब, और PO4 की वैल्यू कितनी है, 2S की पावर कितना आएगा, स्क्वायर, PO4 2S है, ये 3S है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा KSP बराबर, ये हो जाएगा 27S³ इंटू ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 4S स्क्वायर, तो KSP बराबर ये कितना आएगा मेरे पास, 27 इंटू 4 इंटू S³ इंटू S स्क्वायर, तो अगर 27 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये 28 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी KSP बराबर मेरे पास कितना आएगा, 108, S की पावर कितना हो जाएगा, 5, इस तरीके। और अभी मैं बताया था क्वेश्चन के अंदर सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता को x मान रखा है, ये रहा देखिए x मोल पर लीटर मान रखा है, यानी KSP बराबर जो हो जाएगा मेरे पास कितना आएगा, 108, x की पावर हो जाएगा मेरे पास 5, इस तरीके का ऑप्शन है क्या, पूछ क्या रहा है इसका विलेयता गुणनफल, S³ तो ये हो गया, S स्क्वायर हो गया, 108 तो दिया हुआ है, विलेयता गुणनफल पूछ रहा है ना कि जल में विलेयता यदि x मोल प्रति लीटर तो इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर 108 तो आ गया, लेकिन यहाँ x स्क्वायर की जगह x की पावर 5 आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में कहीं भी 36x4 है, 108 x5 आएगा, ध्यान रखें, 64 विलेयता गुणनफल, ठीक है। अब इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ एक बार, ट्रिक क्या है समझ लीजिए, ट्रिक इन सभी कंपाउंड्स की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, ट्रिक कैसे लगाते हैं, देखिए देखिए ट्रिक क्या है, मैंने लिखा KSP बराबर, एक ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट करने का, इतना लंबा छोटा मेथड में प्रोसेस नहीं है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y, ये ट्रिक बता रहे हैं, और इसको किस तरीके से यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, कैसे यूज करनी है इसको, इस तरीके से देख लिया, जैसे मेरे पास a लिखा हुआ है और यहाँ पर b लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे x, यहाँ पर नीचे y, नीचे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो x और y होगा, a x b y, तो इसको इसी तरीके से यूज करना है, KSP बराबर है, जो नीचे होगा ना x, तो इसको लिखेंगे वही x की पावर x, यानी इसी की पावर ये, फिर वही y की पावर y, और फिर यहाँ कितना आएगा, s की पावर x प्लस y, इस तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है AgCl लिखा हुआ है, अब AgCl को अगर गौर करके देखेंगे तो नीचे 1 लिखा हुआ है, इधर भी 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा हुआ है, Ag1Cl1, ट्रिक कैसे लगानी है देखिएगा, तो KSP बराबर क्या बताया था, x की पावर x, तो इस 1 को मैं x मान लेता हूं, इस 1 को भी मैं y मान लेता हूं, ये x ये y, ये x ये y, यानी क्या लिखेंगे, x की पावर x यानी 1 की पावर 1, फिर y की पावर y यानी 1 की पावर 1, फिर आएगा s की पावर x प्लस y यानी 1 प्लस 1, तो यहां से मेरे पास KSP बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा s, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास KSP बराबर कितना आएगा, s स्क्वायर आएगा। बोलिए समझ गए मेरी बात, ठीक है। और एग्जांपल करके दिखाता हूं, फॉर्मूला क्या है, x की पावर x और y की पावर y, x की पावर x प्लस y, KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। देखिए दूसरा दे दिया, सपोज करें AlCl3 दिया हुआ है आप लोगों को,
या फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है MgCl2 दिया हुआ है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। Al के नीचे 1 मान लेते हैं, Cl इधर 3 हो गया। फॉर्मूला क्या है, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। तो यहाँ से Ksp बराबर क्या आएंगे, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो Ksp बराबर x की पावर x, 1 की पावर 1, y 3 की पावर 3 है ना, y की पावर y, फिर s की पावर 1 प्लस 3। तो यहाँ से Ksp बराबर कितना आएगा, यह आएगा मेरे पास 1 इंटू 27 इंटू एस की पावर 4। और अगर आप मेथड से निकाल के देखेंगे, एक बार अभी मैंने निकाला था, एक बार फिर निकाल के दिखा देता हूँ। Al प्लस 3 आता है और 3Cl माइनस आता है, यहाँ C आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ 0 आता है, ये C में से S टूटता है, ये S आता है, ये कितना आता है 3S आता है। तो इसको जब आप लोगों ने मेथड से किया तो Ksp बराबर कितना आया, Al प्लस 3 और यहाँ कितना आया था Cl माइनस का क्यूब, है ना। तो Al प्लस 3 कितना आया था S, ये कितना आया था 3S का क्यूब। तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 27S4, देखिए 27S3, तो ये पूरा हो जाएगा 27S4, ये आंसर आ गया। देखिए आपने या 3 की पावर क्यूब हो जाएगा 27, S की पावर क्यूब S तो हो जाएगा, देखिए 27S4 20S7। मतलब आप चाहे पूरे मेथड से करिए चाहे ट्रिक से करिए आंसर। MgCl2 के बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग MgCl2 को निकालेंगे, अगर हम लोग MgCl2 को निकालेंगे, देखिए MgCl2 का वही सेम कॉन्सेप्ट है। MgCl2 ये नीचे 1 है, यहाँ 2 है, MgCl2 लिखा हुआ है, ये x हो गया मेरा, ये मेरा y हो गया। तो क्या लिखेंगे, Ksp बराबर x की पावर x, तो 1 की पावर 1, फिर y की पावर y यानी 2 की पावर 2, फिर s की पावर x प्लस y यानी 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, Ksp बराबर 1 इंटू 4 इंटू कितना s की पावर क्यूब, यानी Ksp बराबर जो आएगा मेरे पास कितना आएगा 4s क्यूब आएगा। आप मेथड से निकाल के देखिए, अभी मैंने मेथड से समझाया था। MgCl2 टूटता किसमें, Mg प्लस 2, और किसमें टूटता है 2Cl माइनस में टूटता है। ये C हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये C में से S बनाएगा, ये भी S बनाएगा, ये बनाएगा 2S। फॉर्मूला लगाओगे Ksp बराबर, तो यहाँ कितना आएगा S और यहाँ पर कितना आएगा 2S का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 4S स्क्वायर। तो ये फिर से देखिए 4S क्यूब आ गया, ठीक है ना। और अब लास्ट जो है हमारा एग्जाम्पल, इसको भी मैं ट्रिक से करा देता हूँ। देखिए इसको भी ट्रिक से कैसे करेंगे। इसका क्या लिखा हुआ है Ca3, इधर आएगा PO4, यहाँ पर आएगा मेरे पास 2। क्या लिखेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, Ksp बराबर क्या आएगा x की पावर x, 3 की पावर 3, फिर y की पावर y मतलब 2 की पावर 2, फिर s की पावर x प्लस y मतलब 3 प्लस 2। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, Ksp बराबर 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर s की पावर कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास Ksp बराबर कितना आएगा 108 और s की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 5। ये आगे इसको ऑप्शन को सही कर लेना, ये 108 x की पावर 5 है, ठीक है ना। किसी भी तरीके का एग्जांपल आ जाए, किसी भी तरीके का, आप लोग इजीली वे में इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विलेयता गुणनफल वाला टॉपिक हमारा जो है थोड़ा बहुत करवा दिया मैंने। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज इन इनकरेक्ट मैच, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ये तो देखो ये कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी इसको समझ लीजिए। इस तरीके से हो सकता है कि ये बोल रहा है कि ये टाइटेशन कर रखा है इसने। टाइटेशन मतलब होता है अनुमापन, अपन लोग पढ़ते थे ना, ब्यूरेट वगैरह मिला के कुछ मिलाते थे, कलर चेंज करने की कोशिश करते थे, तो है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इंडिकेटर, इंडिकेटर को बोलते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं, जो हमें ये बताएंगे कोई यौगिक जो है अम्ल है, क्षार है, यानी बेसिकली क्या है, किसी भी, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा लिटमस पेपर। सूचक का मतलब समझ लो, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र बेसिकली क्या होता है, लिटमस पत्र आपने देखा होगा, छोटा कागज का जो होता है टुकड़ा होता है, बिल्कुल पतला सा टुकड़ा होता है, जो हमें ये बताएगा कि कंपाउंड जो है वो, अब आपने सुना होगा अनिल, अनिल मतलब एक ट्रिक हो गई, अनिल, अनिल का मतलब हो गया, यहां से अ का मतलब है अम्ल, जो है नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। इस तरीके से याद करते हैं इसको, अनिल, अम्ल जो है नीले लिटमस। अब लिटमस जो होता है, लिटमस वो एक छोटा सा पेपर होता है, और अगर इसमें दो प्रकार के लिटमस आ गए, मान लेते ये मेरे पास नीला लिटमस है ना, तो नीला होगा और आपने इस पर अम्ल छिड़क दिया, तो ये तुरंत प्रभाव से क्या बना लेगा, लाल बना लेगा। क्या बना लेगा, लाल। और क्षार में जस्ट उल्टा होगा,
तो हमें ये बता रहा है ना कि अगर सोचिए नीला लाल में कन्वर्ट हो गया तो हम क्या समझेंगे, भाई मैं एक कंपाउंड लेके आया, मुझे पता ही नहीं कि एसिड है कि बेस है, मैंने लिटमस पेपर लिया, इसमें जरा सा छिड़क दिया, जैसे ही नीला लाल हो गया तो समझ लीजिए कि अम्ल था। तो सूचक हमें ये बता रहा है कि जो कंपाउंड मैंने लिया था ना कि वो अम्ल है कि क्षार है, तो सूचक क्या होते हैं जो हमें ये बताएंगे कि अम्ल या क्षार है, या पीएच में परिवर्तन करके हमें बताएंगे कि अम्ल या क्षार है। इस तरीके का एग्जांपल है। सूचक अलग अलग होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी होता है और कृत्रिम सूचक भी होते हैं। लिटमस मेरा प्राकृतिक सूचक है, बनता किससे लिटमस, बनता किससे, तो बेसिकली ये है ना शैवाल और कवकों का कॉम्बिनेशन होता है। सूचक जो होता है ये लिटमस जो होता है हमारा प्राकृतिक सूचक होता है, शैवाल और कवक जो होता है इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो शैवाल और कवक को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, हमारा लिटमस बनाते हैं। लिटमस एक प्रकार का सूचक हो गया, बहुत सारे सूचक होते हैं। और ये जो एग्जांपल में दिया है ना फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइलेट, ये सारे के सारे भी क्या है, एक प्रकार के सूचक ही है। कुछ कृत्रिम होते हैं, मतलब इंसानों ने खुद ने बनाए, कुछ प्राकृतिक रूप से मिला लिए गए, तो ये सारे के सारे जो सूचक है। अब बोल क्या रहा है कि कौन सा सही मैच नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोप्थेलिन यूज किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनोप्थेलिन, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए क्या यूज करें, मिथाइल ऑरेंज, ये भी बात सही है। ध्यान रखिएगा वीक एसिड और वीक बेस के लिए किसी भी प्रकार के सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता। वीक एसिड और वीक बेस, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के पहचानने के लिए हम लोग किसी भी प्रकार के सूचक का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ क्या करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस के लिए मिथाइल रेड यूज नहीं करेंगे, कोई सूचक ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझ गए। और ये पूछ भी कह रहा है सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, ओहो काफी लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। देखिए ये बोल रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, फॉलोइंग आर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ सम गैसेस, ये इतना दे दिया रखा है। व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, हिंदी में बोलते हैं कि किसी गैस का क्रांतिक ताप है ना, उसके अणु, असर परिभाषा भी दी हुई है कि किसी परिभाषा मतलब उसने हिंट दे रखा है क्या है, उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतराणविक बन नहीं, अंतराणविक बल आएगा, ये बल नहीं है, अंतराणविक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए, क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए हैं, H2 ये सारे दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि गैसों के द्रवीकरण की प्रकृति क्या होगी। थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप है क्या, है ना, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, क्या वैल्यूज होती है, तो समझिएगा मेरी बात। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए गैसेस जो होती है ना वो दो प्रकार की है। एक तो आप लोगों ने सुना होगा वास्तविक गैस, हालांकि गैस तो गैस ही होती है, कोई वास्तविक कोई रियल नहीं, बस इसको अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंटरेक्शन के बेसिस पर गैसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम दे दिया गया वास्तविक गैस, एक का नाम दे दिया गया आदर्श गैस। ठीक है, गैस गैस ही होती है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। क्या अंतर है दोनों के अंदर, वास्तविक गैस के अंदर? वास्तविक गैस का मतलब ये होता है कि ऐसी गैस, सिंपल सी भाषा में अगर बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, कि वास्तविक गैस ऐसी गैस होती है जिसको रियल गैस बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ आकर्षण बल होता है या कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यानी बेसिकली सिंपल सी बात करें तो ऐसी गैस जिनके अंदर कुछ ना कुछ बल होगा, अंतराण्विक बल होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, चाहे वो आकर्षण का हो, चाहे वो इसका अट्रैक्शन का हो, चाहे वो रिपल्सन का हो, बल होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होना चाहिए या फिर रिपल्सन होना चाहिए। लेकिन रियल गैस की बात को, आइडियल गैस की बात करें, रियल गैस में तो था कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन था। लेकिन आदर्श गैस की बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं था। यानी सिंपल सी गणित है कि अगर दो लोग खड़े हैं, अगर आपस में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे को जानते हैं, और यदि वो एक दूसरे को जानते हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, इनमें कोई ना कोई फोर्स है, चाहे चाचा का हो, चाहे मामी का हो, चाहे भाई फोर्स क्या है, किसी चीज को बांधे रखने की क्षमता या किसी चीज को दूर फेंकने की क्षमता। अट्रैक्शन है तो बांधे रखने की क्षमता, और रिपल्सन है तो दूर फेंकने की क्षमता। अगर वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इनमें कोई ना कोई रिश्ता है, यानी कोई ना कोई फोर्स है इनके अंदर, है ना, कोई ना कोई बल है जो उनको जोड़े रख रहा है, बांध के रखा हुआ है। लेकिन अगर एक को दूसरे से मतलब नहीं है और दूसरे को पहले से मतलब नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि इन दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब ये आदर्श गैस की कहानी यही है कि अगर मैंने दो गैस के पार्टिकल ले लिए, ये पार्टिकल नंबर फर्स्ट और पार्टिकल नंबर सेकंड, यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, ठीक है। यदि ए को बी से कोई मतलब नहीं है और बी को ए से भी कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है ए और बी के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल या फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल नहीं है, तो मैं समझूंगा कि कौन सी गैस है, आदर्श गैस है। तो मैं क्या समझूंगा, कौन सी गैस है, आदर्श गैस है। लेकिन यदि ए को बी से मतलब है, चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो आकर्षण का हो, चाहे वो गुस्से वाला हो, भाई गुस्सा भी तो एक प्रकार का आकर्षण होगा किसी न किसी टाइम पर, तो अगर ए को बी से मतलब है, चाहे गुस्सा ही कर रहा हो देख के, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले इनमें बॉन्डिंग थी,
है ना। और अगर वो दोनों आपस में बात कर रहे हो तो इसका मतलब अट्रैक्शन है। लेकिन ए से ए को कोई बी से मतलब ही नहीं, ना कोई गुस्सा है, ना कोई आकर्षण है, ना कोई बात है, तो ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी गैस कहलाएगी? आदर्श गैस कहलाएगी। और कॉन्सेप्ट ये है कि आदर्श गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है ना। क्या पढ़ते हैं कि गैसों पर दाब लगाने पर, कोई गैस भरी है इसमें दाब लगाया, तो गैसों पर दाब लगाने पर, गैसों पर क्या लगाने पर? दाब लगाने पर वह क्या बना लेती है? जल या द्रव, लिक्विड बना लेती है। ऑन अप्लाइंग द प्रेशर ऑन गैस इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी किसी गैस पर दाब लगाने पर किसमें बदल जाती है? लिक्विड बदल जाती है। ठीक है, तो अब यदि बात करें वास्तविक गैस की, तो मैंने बताया ना वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य, यानी दो अगर वास्तविक गैस के अणु हैं उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अगर मैं उसमें दाब लगाऊंगा तो वो कोशिश ये करेगी जल बना सकती है, द्रव बना सकती है। लेकिन आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है। ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है। यदि आप दाब लगाओगे तो गैस द्रवीकरण नहीं होगी, इसका मतलब आदर्श गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। आदर्श गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। और आदर्श गैस, तो क्वेश्चन पूछ ले ऐसी कौन सी गैस इसका द्रवीकरण संभव नहीं है, तो आदर्श गैस। हालांकि आदर्श और वास्तविक कोई ऐसे गैस नहीं है, लेकिन तुम देख के पहचान सको, बस एक परिभाषा के आधार पर देख लिया गया। फिर आपने सुना होगा कि आदर्श गैस को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ लॉस पढ़ते हैं। अभी मैं नाम तो बता देता हूं कौन कौन से लॉ थे। एक लॉ जो होता है उसको बोलते हैं बॉयल का नियम। इसके अलावा दूसरा जो होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, शायद एक क्वेश्चन और आएगा इसके ऊपर, तो वहां मैं ये बता दूंगा बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, आगे आएगा शायद, आइडिया तो नहीं कौन सा नंबर क्वेश्चन है, पर हाँ है। बॉयल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, इस तरीके के नियम पढ़ते हैं आदर्श गैस के लिए। इसके अलावा गैलुसेक का नियम हो गया, आवोगादो का नियम हो गया, गैलुसेक हो गया, आवोगादो नियम हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो आदर्श गैस के नियम होते हैं। पर यहाँ मुद्दा नहीं है कि आदर्श गैस के नियम क्या है, मुद्दा ये है कि द्रवीकरण की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्रांतिक ताप, एक शब्द दिया हुआ है क्रांतिक ताप, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? देखते हैं क्या होता है। देखिए समझते ध्यान से मेरी बात। इसको समझने के लिए एक भाई साहब था जिनका नाम था एंड्रयू, और एनसीईआरटी में कर्व भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा कर्व दिया हुआ है। एक भाई साहब था जिसका नाम था एंड्रयू थॉमसन कर्व, और उसने अपने नाम पर एक कर्व दिया, एंड्रयू थॉमसन कर्व। और ये कर्व पूरा का उन्होंने CO2 के लिए किया था। किसके लिए किया था? CO2। इन्होंने CO2 गैस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए नाम दे देगा एंड्रयू थॉमसन कर्व। थोड़ा सा अपन बता देते हैं कि ताकि समझ में आएगी व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए इस तरीके का उन्होंने अजीब सा कर्व बनाया था। इस कर्व का मतलब समझ लेते हैं कि इस कर्व है क्या। देखिए ये जो मैंने ये जो ब्रैकेट बना रखा है इस तरीके का, इसके राइट साइड में सारी की सारी गैसेस थी। ये बीच वाला जो एरिया है वो लिक्विड को और गैस को दोनों को सामने सामने दर्शाता है, और ये वाला जो है वो लिक्विड में दर्शाता है। इसका मतलब जैसे समझिए मेरी बात, एंड्रयू ने क्या किया, इसने बोला कि यार CO2 गैस के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि CO2 गैस जो होती है ना, अच्छा क्या समझाना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि कैसे एक CO2 गैस जो होती है वो द्रव बनाती है, या कुल मिला के द्रवीकरण ऑफ CO2 समझना चाहता है, लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 समझना चाहता है ये। तो अब इसने क्या किया, तो सबसे पहले देखिए इसने एक पात्र लिया है ना, उस पात्र में इसने भर दी CO2 गैस। एक पात्र लिया, पात्र में CO2 गैस भर दी। CO2 गैस को भरने के बाद इसने नीचे से तापमान देना स्टार्ट किया। अब एक बात है कि तापमान उसने फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कि बार बार मैं तापमान चेंज करूंगा, कभी 15 कर दिया, कभी 25 कर दिया। एक बार एक एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार एक एक्सपेरिमेंट में, दूसरा करोगे तो चेंज कर सकते हो, लेकिन जब तक वो चल रहा है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट 1 घंटे का ही क्यों ना हो, तब तक आपका एक बार तापमान फिक्स रहेगा। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट करता हूं। अब एक एक करके समझते, देखो सबसे पहले एक सिंपल सा ग्राफ बनाया, ये P हो गया, ये B हो गया, ये इस तरीके का मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है। ये मेरे पास एरिया मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब है लिक्विड और गैस। ये मेरे पास गैस हो गया, ये मेरे पास लिक्विड हो गया। अब एंड्रयू ने क्या किया, मैंने बोला एक बार एक एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आपको पता भी होगा, अगर आपने बॉयल्स कर लिया, हम थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, पीवी ग्राफ का एरिया जो होता है, यानी एरिया पीवी ग्राफ, वो टेम्परेचर के बराबर ही होता है। स्लोप जो होता है बेसिकली, यहाँ तापमान मैंने फिक्स कर दिया। अब ऐसा याद नहीं रखना, सिर्फ समझना है। यहाँ मैंने फिक्स कर दिया तापमान कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना फिक्स कर दिया, 15। याद नहीं रखना, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ समझना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फिक्स कर दिया। यानी पहली बार मैं CO2 लेके आया, अब उस पर मैं एक्सपेरिमेंट करना चालू कर रहा हूँ। पात्र लिया,
CO2 गैस भरी, नीचे से मैंने 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फिक्स कर दिया। अब मैं ऊपर से दाब लगा रहा हूँ, मैंने दाब लगाया, मैंने देखा कि जैसे जैसे मैंने दाब लगाया, जैसे जैसे मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने पर गैस के अणु आपस में पास पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं। जैसे जैसे गैस के अणु पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे गैस जो है वो द्रव बदल रही है। तो क्या होगा, पहले सारे के सारे अणु गैस थे, ये रहा देखिए, पहले सारे के सारे अणु गैस थे क्योंकि अपन ने दाब लगाना स्टार्ट ही नहीं किया। अब आप टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कितना कर दिया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और धीरे धीरे आप दाब लगना चालू कर रहे हैं। दाब लगाएंगे तो पहले तो क्या होगा कि कुछ अणु गैस के रहेंगे और कुछ अणु लिक्विड के रहेंगे। ये देखिए, कुछ अणु लिक्विड के हैं, कुछ अणु गैस के हैं, गैस के अणु लिक्विड में बदल रहे हैं और लिक्विड के अणु गैस में बदल रहे हैं। फिर आपने दाब लगाना चालू किया और दाब लगाया और दाब लगाया। एक समय ऐसा आया कि एक दाब पर गैस के अणु किसमें बदल गए, लिक्विड में, और सारे के सारे अणु जो हो गए लिक्विड में बदल गए एक दाब पर। ठीक है, इसने बोला चलो ठीक है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया। अब इसने फिर से क्या किया, सारा एक्सपेरिमेंट को खराब कर करके वापस CO2 गैस लेके आया, फिर से CO2 गैस लेके आया, फिर से वही क्या किया, इसने पात्र लिया, उसमें भरा। लेकिन अब की बार बोला यार एक एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, एक काम करते हैं अब थोड़ा टेम्परेचर को चेंज करते हैं। कितना करते हैं, तो इसने बोला चलो टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर अब की बार इसने कर दिया कितना, अब की बार मान लेते हैं कि इसने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, मान लेते हैं, मैंने सिमिलर याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। अब की बार 20 डिग्री, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट इसने 15 पर किया था, अब इसने 20 पर किया। वही सेम कॉन्सेप्ट किया इसने, पहले दाब लगाया, उसने देखा दाब लगाया, धीरे धीरे गैस का अणु लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है। लिक्विड के बाद सारे के सारे लिक्विड बदल जाएंगे। लेकिन अब की बार इसने देखा कि पहले कब, पहले मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दाब हमें चाहिए था, अब की बार 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब उससे ज्यादा है। यानी कि जितना ज्यादा तापमान होगा ना, उतना ही गैसों को द्रव में बदलने की क्षमता के लिए दाब उतना ही ज्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है, पहले 15 था, उसके बाद तुमने 20 कर दिया, तो 15 से 20 में पहले गैस फैलेगी भी तो सही ना। अब गैस फैलेगी तो पहले गैस पर दाब लगाओ, उसको पास लेके आओ, फिर उसको द्रव बदलो। यानी जैसे जैसे आपने तापमान बढ़ाता गया वैसे वैसे एक्स्ट्रा दाब चाहिए, किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। आप ग्राफ में भी देख सकते हो, सपोज करें 15 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना दाब है, लेकिन जैसे ही आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, अब दाब इतना चाहिए, क्या बदलने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए। इसने बोला चलो एक बार और करके देखते हैं। अब सपोज करें इसने कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए दाब और चाहिए, मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दाब भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है गैसों को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, द्रव में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक समय ऐसा चलता गया, कभी 20, फिर 25, फिर 28, फिर ये, फिर वो। इसने ऐसा करता करता ये कैसे तापमान पर पहुंचा, वो तापमान में मान लेता हूं 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेटा याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंचाइए, ठीक है। अब इसने देखा बोलो 30.98 डिग्री ताप सेट है नीचे से, अब एक्सपेरिमेंट में 30.98 में रहेगा। वही धीरे धीरे दाब लगाया, आराम से गैस द्रव बदली। लेकिन अब की बार दाब बहुत ज्यादा चाहिए था, क्योंकि आपने अब की बार तापमान 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब बोले चलो हो गया एक्सपेरिमेंट, बात खत्म करें। अब इसने बोला चलो एक काम करते हैं, 30.98 से थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूं। अब इसने 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 31 ले लो, 32 ले लो, 33 ले लो, ठीक है। 30 के बाद के मतलब 30.98, 30.98 के बाद जितने भी तापमान है वो सारे के सारे ले लिए। इसने देखा कि जैसे ही मैंने 30.98 के बाद मैंने क्या किया, टेम्परेचर लिया, मतलब यहाँ सपोज करें कि 32 डिग्री ले लेते चलो। अब की बार मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, इसने दाब लगना चालू किया, फिर दबाया, इसने देखा कि गैस लिक्विड बनी नहीं। इसका मतलब है जो गैस आराम से लिक्विड बना रही थी, अब उस गैस ने लिक्विड में बदलने से मना कर दिया, बोलो नहीं बदलो, मैं बहुत हो गया तेरा नाटक। समझ रहे हो मेरी बात, जो गैस आराम से लिक्विड बना रही थी, अब उसने गैस ने लिक्विड होने बंद कर दिया। बोला बहुत ज्यादा खेल लिया तू मेरे से, बहुत ज्यादा नाटक कर लिया, पर अब नहीं बदलूंगी मैं। कब तक बदली गैस, गैस जो है द्रव में तब तक बदली जब तक कि तापमान कितना था 30.8, 30.98 तक तो आपने जितना भी दाब लगाया ना, गैस मान गई, चलो ठीक है तुमने दाब लगाया, मैंने झेल लिया, मैंने लिक्विड बदल गई। लेकिन जैसे ही 30.98 डिग्री के सेंटीग्रेड के बाद आपने दाब लगाया, कितना भी दाब लगा दो, कितना भी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने से मना कर दी। तो परिभाषा क्या है, अब ये जो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसी को अपन बोलते हैं क्रांतिक ताप। इसी का ही नाम क्या, क्रांतिक ताप। तो अब इसने बोला चलो क्या परिभाषा दे क्रांतिक ताप की, तो देखिए परिभाषा इसने ये दी क्रांतिक ताप की क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला, ऐसा ताप जिससे ऊपर ऐसा ताप जिससे ऊपर कितना भी दाब लगा दो,
कितना भी दाब लगाया जाए, ऐसा दाब जिससे ऊपर कितना भी दाब लगाया जाए गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं, गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं। ऐसा ताप जिससे ऊपर कितना भी ताप लगाया जाए गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं, ऐसे ताप को क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं, को क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, CO2 के लिए मैंने बता दिया 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, या किसी किसी बुक में 31 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। इंग्लिश में अगर इस डेफिनेशन की बात करें, द टेम्परेचर above which liquefaction of gas is not possible, liquefaction of gas is not possible, गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है। वॉट एवर द प्रेशर यू हैव टू अप्लाई, प्रेशर चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर द प्रेशर अप्लाइड, यानी कितना भी प्रेशर अप्लाइड कर दो गैस का लिक्विफिकेशन संभव नहीं है। ये तो क्रांतिक ताप की डेफिनेशन हो गई। अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए ऑलरेडी कुछ गैसेस के। क्या क्या दिए हुए देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो H2 का तो दिया हुआ है 30.2 केल्विन, ठीक है। CO2 का दिया हुआ है 3041 नहीं होगा, 30.4 के आसपास होगा ये। देखिए मैंने बताया 30.98, तो 30.98 को अगर आप 273 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हाँ, तो 303 के आसपास या 304 के आसपास, तो 304 है ये, ध्यान रखना 304 है, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है तो 304 लिख दिया इसको मैंने। फिर NH3 का जो लिखा हुआ है वो अपने पास कितना लिखा हुआ है, 405 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन का इसने लिखा हुआ है कितना, 154। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक, क्रांतिक ताप बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उसका द्रवीकरण उतना आसान होगा, अधिक होगा उसका द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन जो होगा वो आसान होगा, इजीली होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के लिए 33 दिया हुआ है, CO2 के लिए 304 दिया हुआ है, अमोनिया के लिए 405 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन के लिए 154 दिया हुआ है। सबसे ज्यादा दिया हुआ है अमोनिया के लिए। यानी तुमसे पूछे कि सबसे आसान कौन सी गैस है जिसको द्रव में बदला जा सकता है, तो अमोनिया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और ये अमोनिया सब जगह वैलिड है। ऐसी कौन सी गैस है जिसका द्रवीकरण सबसे आसान है और इजीली वे में हो जाता है, वो होता है अमोनिया। और अमोनिया का क्रांतिक ताप भी सबसे ज्यादा होगा। अमोनिया के बाद अमोनिया हो गया कंप्लीट। इसका दिया हुआ है CO2 का 304 दिया हुआ है, इसका 154 दिया हुआ है। तो उसके बाद जो दूसरी गैस होगी वो कौन सी होगी, CO2 गैस होगी। इसके बाद 154 वाले का होगा तो O2 गैस होगी, और सबसे अंत में कौन आएगी, हाइड्रोजन गैस। इसका तो क्रिटिकल तापमान ही देखो कितना है, 33। यानी ये तो गैस कभी बदलेगी नहीं लिक्विड में। बोला नहीं बदलती मैं तो जाओ, तो बोलो सबसे ज्यादा कौन आएगा, अमोनिया। उसके बाद कौन आएगा, CO2। उसके बाद कौन आएगा, O2। उसके बाद कौन आएगा, H2। चौथा ऑप्शन जो है लिखा हुआ है NH3 CO2। हाँ, तो उसके बाद नहीं, तो आंसर जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, अमोनिया लिखा हुआ है सबसे पहले, फिर CO2 लिखा हुआ है, फिर O2 लिखा हुआ है, और फिर H2। सबसे लास्ट में कौन आएगा, H2 आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना ज़्यादा क्रांतिक ताप, उतना ही गैसों का द्रवीकरण, उतनी जल्दी गैसों का द्रवीकरण हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखिए, ओह क्या बात है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ नियोन। नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के अपेक्षित विसरण की दर क्या होगी। एक शब्द लिखा हुआ है विसरण की दर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन।
और इसके लिए एक नियम लगता है, तो पहले मैं नियम बता देता हूँ क्या है। देखिए सुनिए मेरी बात, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए नियम क्या है। एक नियम पढ़ा होगा आपने, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब ग्राम का विसरण का नियम। विसरण का नियम क्या नियम बोलता है ये? ग्राम का विसरण का नियम। समझिए मेरी बात ध्यान से। ये बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका मतलब विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर विसरण की दर, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डी। व्हाट इज रूट ऑफ डी? डी का मतलब यहां पर होता है डेंसिटी ऑफ गैस या गैस का घनत्व, डेंसिटी ऑफ गैस या गैस का घनत्व। मैं लिख देता हूं इस रूल को। क्या रूल है कि विसरण की दर, इसको नोट करते हैं आर से, घनत्व डी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी इतनी सी बात है कि जिस गैस के लिए डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं काफ़ी जगह से। देखिए मॉडिफाई कैसे करते हैं इसको। इसके कुछ मॉडिफिकेशन है। जो इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन है वो आपको मैं करवा देता हूँ किस तरीके से मॉडिफाई होगा। देखना, मैंने लिखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डी हो जाएगा। यहाँ पर डी डेंसिटी है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, ये डेंसिटी होता है। तो यहाँ से R को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब अच्छा वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो R जो हो जाएगा वो रूट ऑफ कितना हो जाएगा? V अपॉन M हो जाएगा। अगर आप गौर करके देखना तो एक रिलेशन आया है कि R जो होता है ना, R वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M हो जाएगा। यहाँ पर M किसकी तरह वार करेगा? तो M बराबर होता है मोलर मास ऑफ गैस। M बराबर क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ गैस, यानी गैस का अणुभार या अणुद्रव्यमान, गैस का अणुभार या गैस का परमाणु द्रव्यमान, ये अणुभार गैस का अणुभार जगह। तो इतनी सी बात समझ में आई कि जिस गैस का अणुभार या मोलर मास ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। सिंपल सी बात है। देखिए R हमारे पास कितना आया? 1 अपॉन रूट ऑफ M आया, यानी ज्यादा मोलर मास होगा तो रेट जो होगी वो डिफ्यूजन की कम होगी। और वो कॉमन सेंस की बात है। कोई हल्का पार्टिकल है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और भारी पार्टिकल है तो वो बीच में अटक जाएगा। तो यही तो बोलना चाहता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब इतनी सी बात बोले तो चलने की क्षमता, कोई गैस कितनी जल्दी चल रही है ना। तो जिसके पास मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूँ, एक तो लिखा हुआ है CO2, एक लिखा हुआ है मैंने H2। आपसे पूछे कि बताइए किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, तो किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी? इसका CO2 का मोलर मास आपको निकालना आता होगा। यहाँ पे कार्बन का जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 32 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 44 होगा। CO2 का मोलर मास 44 है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 होगा। तो देखिए CO2 का मोलर मास 44 है 44, जबकि हाइड्रोजन का केवल कितना है? 2। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन के डिफ्यूजन रेट है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन के विसरण की दर वो काफ़ी ज़्यादा होगी। किससे? CO2 के विसरण की दर से, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2। अब इस क्वेश्चन को देख लेते। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 3 गैसेस दी हुई है, आइसोटॉप्स दिए हैं, बेसिकली समस्थानिक दिए हुए हैं। कौन कौन से समस्थानिक दिए हुए हैं? आपको नियोन के दिए हुए हैं, इस नियोन के दिए हुए, एक नियोन के दिए हुए। एक का जो है 20 दिया हुआ है, एक का 21 दिया हुआ है, एक का 22 दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों को 2-3 दिन की पहले क्लास में एक टॉपिक बताया था एक्स अगर कोई एलिमेंट है जिसके नीचे लिखा जाता है Z, ऊपर लिखा जाता है A। Z क्या है यहाँ पर? Z बराबर होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और ये होता है एटॉमिक मास। यानी अगर आप देखेंगे तो पहली वाली गैस का एटॉमिक मास जो है वो 20 है, दूसरी वाली गैस के लिए एटॉमिक मास कितना है? 21 है, और तीसरी वाली गैस के लिए एटॉमिक मास कितना है? 22 है। और अभी मैंने बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M होती है, यानी मोलर मास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? मोलर मास ज़्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगी। तो मतलब है सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी होगी? जिसका मास छोटा होगा, हल्का होगा। जिसका मास कम उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा। तो 20
21 और 22 में सबसे कम मास किसका है? नियॉन 20 का। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी होगी? सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी नियॉन 20 वाले की, फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी नियॉन 21 वाले की, और उसके बाद अंत में कौन आएगा? नियॉन 22 वाले की। सिंपल सा तो फंडा था कि जिसका मोलर मास ज़्यादा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। तो ऑर्डर ही पूछ रहा था ये, तो देखिए ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 21 लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, फिर लिखा हुआ 22। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 22 ये नहीं हो सकता, ये 22 है, ये भी नहीं हो सकता, और चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास 21, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा नियॉन 20 सबसे पहले आएगा, नियॉन 21 थोड़ी देर बाद आएगा, और नियॉन 22 सबसे अंत में आएगा। इसको बोलते हैं ग्राम का विसरण का नियम, लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, ऑफ ग्राम्स लॉ। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। देखिए ये से बोल रहा है कि किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर, अगर ये देखिए बोल रहा है किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा। देखिए द्रव को अगर आप गर्म करेंगे ना, तो जैसे सपोज करें आपके पास शहद था, हनी था, उसको आपने गर्म करना चालू किया, तो गर्म करने पर क्या आ गया? गर्म करने पर आपने पता होगा बॉन्ड टूटते हैं। जैसे अगर मेरे पास दो पार्टिकल है ए और इनके बीच में कोई बॉन्ड था, अगर मैं इसको गर्म करूंगा ना, तो गर्म करने पर इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे टूटने लगेंगे, यानी ये द्रव जो होगा हल्का होता जाएगा। जो गाढ़ा द्रव था, जिसका हैवी वेट था, जिसका मास ज़्यादा था, उसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो हल्का होता जाएगा। ठीक है, अब है ना एक शब्द आता है, देखिए एक तो है आपके पास पानी और एक आपके पास हनी, शहद। तो एक शब्द आता है विस्कोसिटी, शांता बोलते हैं इसको, शांता। शांता का मतलब होता है द्रवों के बहने का गुण। जो जितना ज़्यादा जल्दी बहेगा उसकी शांता उतनी कम होगी, जो जितना स्लो बहेगा। शांता इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, एक टाइप का प्रतिरोध है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध पढ़ते हैं, वैसे शांता द्रवों का प्रतिरोध है। इतनी समझ लीजिए। तो हनी और जल में से जल तो फटाफट बहता है, हनी बिल्कुल धीरे 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 बहता है। तो शांता जो है एक टाइप का प्रतिरोध है। क्या है? द्रवों के लिए प्रतिरोध है। तो यदि मैं सपोज करें किसी को मैं गर्म कर रहा हूँ, किसी द्रव को अगर मैं गर्म कर रहा हूँ, तो गर्म करने पर क्या होगा? जो बंद थे वो बंद धीरे धीरे टूटेंगे, बंद टूटेंगे तो द्रव हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा तो उसकी शांता क्या कम होती जाएगी, प्रतिरोध जो है वो कम होता जाएगा। प्रतिरोध कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है शांता भी कम होगी। ठीक है, प्रतिरोध कम होगा तो शांता भी कम होगी। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पृष्ठ तनाव में वृद्धि और शांता में कमी। शांता में कमी तो ठीक है, लेकिन पृष्ठ तनाव में वृद्धि नहीं होती, पृष्ठ तनाव भी कम होता है। पृष्ठ तनाव है शांता दोनों में कमी आना, ये बात ठीक हो। पृष्ठ तनाव है शांता में, दोनों, शांता में वृद्धि तो कभी नहीं हो सकती दोनों में, और पृष्ठ तनाव में कमी, शांता में शांता। शांता एक टाइप का प्रतिरोध है द्रवों का, शांता में वृद्धि, तो शांता में भी कमी आती है। और ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते बच्चे, ये दोनों शांता में कमी, शांता में कमी। पृष्ठ तनाव में वृद्धि, पृष्ठ तनाव दोनों में कमी आती है। पृष्ठ तनाव में भी कमी आएगी, और क्या शांता में, शांता क्या है मैंने बताया ना, शांता एक प्रकार का प्रतिरोध है। किसका? द्रवों का प्रतिरोध है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध होता है जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं। आर की जो इकाई होती है वो ओम होती है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। और शांता क्या है? द्रवों का प्रतिरोध है। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव की परिभाषा की अगर बात करें, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को, एकांक, इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है पृष्ठ तनाव की। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है ना, उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव बोलते हैं इसको। तो T बराबर फॉर्मूला आता है F/L। ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, साथ ही इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है। तो बल की इकाई होती है न्यूटन, लंबाई की इकाई होती है मीटर। तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। या फिर इसकी अगर मैं डायमेंशन में करा तो आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे, डायमेंशन का तो मेरा रोल नहीं है। तो T बराबर होता है F/L, या इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। यहाँ पर F की इकाई हो जाएगी न्यूटन और लंबाई की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर। तो हमारे पास यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिए मैंने, और हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने बताया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए किसी भी तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये जो पेपर है ना, ये मैं ये बताता है इसी तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आते हैं, ऐसा कोई नया क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप इससे मिलते जुलते शब्दों को देखिए और लिखिए, उसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, बाकी का जो डिस्कशन हम लोग कल या परसों की क्लास में जब भी होगा कर लेंगे। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 या 15 क्वेश्चन के आसपास, 35 क्वेश्चन आए थे तो 15 क्वेश्चन के आसपास और बचे, बहुत जल्दी इसको हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।